मैं जब भी नहाने के लिए बाथरूम में जाती थी, ऐसा लगता था कि जैसे मुझे कोई देख रहा है, जबकि घर में मेरे 16 साल के बेटे के अलावा कोई नहीं रहता था। मुझे विधवा हुए 8 साल हो गए थे। फिर जब नहाकर बाहर निकलती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। मेरा बेटा भी अपने कमरे में पड़ रहा होता था। एक दिन मैंने वैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद किया और कमरे में चली गई। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने देखा मेरा बेटा एक हाथ में मोबाइल पकड़े और दूसरे हाथ में। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 19 साल थी जब मेरी शादी करवा दी गई। और मेरी शादी एक हादसा थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी थी और मैं अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए बहुत खुश थी। हंसती खेलती नाचती घूम रही थी। मेरी बड़ी बहन बहुत उदास थी। शादी के वक्त वह घर से पता नहीं किसके साथ भाग गई। हमें तब पता चला जब उसने देखा कि वह अपने कमरे में नहीं है। वहां पर शोर मच गया कि दुल्हन तो भाग गई है, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अभी यह बात बारातियों में नहीं फैली थी। मेरी बहन की सास ने तो शोर मचा दिया कि चलो वापस चलो। सब समझा रहे थे कि अगर अब आप बारात लेकर लौट जाती हैं तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मेरे होने वाले जीजा जी ने शायद पहले से ही मुझ पर नजर रखी हुई थी। फिर उसने कहा, मुझे छोटी बहन का रिश्ता दे दो ताकि आपकी भी इज्जत रह जाए और हमारी भी। इसके बाद लोग जो भी बातें बनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आपकी बेटी की शादी मुझसे तो हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन पता नहीं क्या सोचकर घर से भागी थी, लेकिन उसने सबको बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया था। मेरे होने वाले जीजा जी शायद मुझे पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत यह बात कह दी। उसकी माँ उसे रोक रही थी कि ऐसा मत करो। हमें ऐसे घर में रिश्ता बिल्कुल नहीं करना जिस घर की एक बेटी भाग गई हो। ना जाने किस तरह के लोग हैं। पता नहीं इन्होंने अपनी बेटियों को परवरिश कैसी की है। लेकिन मेरे जीजा जी ने कहा, उसे मुझसे ही शादी करना है। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी। मेरी शादी करवा दी गई और मेरे होने वाले जीजा जी, जो अब मेरा पति बन चुका था, वह मुझसे पूरे 10 साल बड़ा था। मेरी बहन तो भाग गई लेकिन उसने मेरी जान ले ली। जाने वह कहाँ थी, लेकिन मुझे ससुराल में बहुत बातें सुनने को मिली। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ही भाग कर आई हूँ। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वह मुझे ऐसे रखता था जैसे उसने मुझसे मोहब्बत की शादी की हो। मैं सारा दिन बुरी-बुरी बातें सुनकर जब अपने पति के पास जाती, तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती। वह मुझे हँसाता और मेरा बहुत ख्याल रखता। अगर मेरा पति भी मुझे बातें सुनाता तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेती। शादी के पहले ही साल में मैं माँ बन गई। डॉक्टर का कहना था कि लड़की की उम्र कम है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। मेरे पति ने कहा, यह बच्चा नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं अपनी बीवी की जान बचाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी सास ने शोर मचा दिया और उसने कहा कि तुझे तो बच्चे से ज्यादा अपनी बीवी की पड़ी है। मेरी सास का कहना था कि अगर तूने इस तरह का कोई काम किया तो फिर तुम दोनों को इस घर से निकलना होगा, क्योंकि घर उनके नाम था और मेरे घर में सिर्फ मेरी सास थी। ससुर जिंदा नहीं थे। मेरा पति इनका इकलौता बच्चा था। मेरा पति बहुत परेशान रहता। मेरी तबीयत 9 महीने बहुत ज़्यादा खराब रही। गंभीर वक्त पर जब मेरे पति से पूछा गया कि बीवी को बचाना है कि बच्चे को, तो उसने कहा मेरी बीवी को बचाएं और मेरी सास ने कहा कि बच्चे को बचाएं। डॉक्टर का कहना था जो लड़की का पति कहेगा वही होगा और उसी के सिग्नेचर भी होंगी। मेरे पति ने कहा कि बीवी को बचाएं, लेकिन मेरी जान भी बच गई और मेरा बेटा भी सही सलामत था। मैं घर आ गई। इसके बाद मेरे पति ने मेरा बहुत ख्याल रखा। शादी के 3 साल बाद ही मेरी सास इस दुनिया से चली गई। घर मेरे पति के नाम हो गया। मेरा बेटा उस वक्त 2 साल का था। अपने बेटे का नाम मैंने रोहित रखा था। मेरी सास के जाने के बाद मैं और मेरा पति घर में बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन ना जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई और कुछ साल बाद मेरा पति एक हादसे में चल बसा। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। मेरा बेटा उस वक्त 8 साल का था।
मैं बता नहीं सकती कि मैंने किस तरह इस दुख के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैंने दोबारा कभी शादी न करने का फैसला किया। मैं बहुत कम उम्र में विधवा हो चुकी थी। माँ-बाप ने कहा कि तुम अपना बेटा हमें दे दो। हम इसके माँ-बाप बनकर इसको पाल लेंगे। तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं अपने बेटे का बहुत ख्याल रखूंगी और मैं अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मेरे लिए यह बेवफाई के जैसा था। मैं अपने पति की यादों के साथ भी बेवफाई नहीं करना चाहती थी। वक्त गुजरने लगा। पहले मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी और उसके बाद मेरे पिता भी। जिंदगी ने मुझे बहुत गम दिए, लेकिन किसी के पीछे कोई नहीं मरता। मेरे माँ-बाप की जायदाद और घर भी मेरे हिस्से में आ गया। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था, वह सब मेरा हो गया। और मेरी बड़ी बहन जब घर से भागी थी, किसी को पता ही नहीं था कि वह कहाँ है। मेरी माँ कहा करती थी कि ना जाने कहाँ होगी, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। घर से भाग जाने वाली लड़कियों के साथ ज़माना बहुत बुरा हाल करता है। अगर वह किसी बेटी की माँ बन जाए, तो उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सब यही कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो घर से भाग कर आई थी। मेरी माँ अक्सर मेरी बहन की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन मैंने अपने पापा की जुबान से कभी उसका नाम तक नहीं सुना था। मैंने अपने घर वालों की इज्जत बचाई थी, इसलिए मैं उनकी लाडली बेटी थी। वक्त गुजर गया, मेरा बेटा 16 साल का हो गया। घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही रहते थे। मैंने भी माँ-बाप की तरफ से मिला हुआ घर बेचकर बाजार में 2 दुकानें ले ली और उन दुकान से मिलने वाले किराए से मेरा घर चलता था। पहले तो किराया बहुत ही कम था और घर चलाना मुश्किल लगता था, लेकिन वक्त के साथ यह लाखों का हमें हो गया था। हम 2 लोग थे, इसलिए ज़्यादा खर्चा नहीं था। बच्चे को स्कूल और उसके बाद कॉलेज में भेजा कि वह पढ़ाई करे, इसकी अच्छी नौकरी लग जाए, तो मैं एक प्यारी-सी बहू ले आऊँ, ताकि इस खेल की खामोशी खत्म हो जाए। अकेले रहकर अचानक दिल घबराने लगता था, गर्मी का मौसम हो या ठंडी का। मुझे अचानक बहुत गर्मी होने लगती थी, इतनी कि मैं तुरंत नहाने के लिए चली जाती थी। जब तक शरीर पर पानी गिराती रहती, तब तक सुकून रहता। डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा, आपने ज़िंदगी में बहुत दुःख झेले हैं। पहले आपका पति और उसके बाद माँ-बाप चले गए। सारी ज़िंदगी बिना हमसफ़र के रहे। जब इंसान को कोई बीमारी नहीं होती तो टेंशन होती है, तो वह इस टेंशन को अच्छी तरीके से सीने से लगा लेते हैं और दुनिया समझती है कि वह बड़ा बहादुर इंसान है। लेकिन वह टेंशन ले रहा है। कोई आसान काम नहीं होता और वह बाद में इसी तरह किसी न किसी अजीबो-गरीब बीमारी के रूप में अपने अंदर होने का एहसास दिलाती है। हम इतने गम झेलने के लिए नहीं बनाए गए। गम इंसान को मार डालते हैं। यही कारण था कि अचानक से मेरा दिल घबराने लगता था और मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती थी। एक दिन बहुत ही अजीब चीज़ हुई। एक रात मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा और मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि मैं क्या करती। मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई रूम के बाहर खड़ा है, रोशनदान से मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। हमारा बाथरूम बहुत छोटा था। उसकी छत इतनी छोटी थी कि उसको हाथ लगाकर छू सकते थे, इसलिए रोशनदान के अंदर झाँकना कोई मुश्किल काम नहीं था। अचानक से मेरा दिल बैठ गया। मैं पूरी तरह डर गई और जल्दी-जल्दी कपड़े पहनकर बाथरूम के बाहर आ गई, लेकिन आस-पास कोई भी नहीं था। रात के 12 बज रहे थे। इस वक़्त वहाँ कौन हो सकता था? शायद मुझे वहम हुआ था, लेकिन अगले दिन फिर से ऐसा ही कुछ हुआ और इस बार तो मैंने किसी की परछाई भी देखी। मैं जवान बेटे की माँ थी, लेकिन मेरी उम्र उस वक़्त 36 साल की थी। आजकल तो ज़माना ही ऐसा है कि हमारी नीयत किस कदर खराब हो चुकी है कि सोचा भी नहीं जा सकता कि दुनिया किस तरफ जा रही है। मुझे शक था कि शायद कोई मेरा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने जल्दी-जल्दी कपड़े पहने और बाहर आ गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैं बेटे के कमरे में चली गई, लेकिन जब कमरे में गई तो वह फ़ोन चलाने में लगा हुआ था। उसे मैंने कुछ न बताया। वह एक जवान मर्द था और इस बात पर वह गुस्से में आकर कुछ गलत कर सकता था या कोई लड़ाई हो जाती।
मैंने कहा कि मुझे लगता है कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह फौरन खड़ा हो गया। उसने हाथ में डंडा उठा लिया। कौन हो सकता है? उसने सारे घर में हर कोने में देख लिया, लेकिन कोई नहीं था। बाहर का दरवाजा भी बंद था। उसने कहा, पता है माँ, आपको वहम हुआ है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन मैं तो जानती थी कि मुझे वहम नहीं हुआ था। मैंने उसे बताया कि किसी की परछाई दिखी थी, और वह भी किसी मर्द की। यह बात नजरअंदाज करने वाली नहीं थी, पर वह कौन हो सकता था? जो हरकत मेरे घर में दोबारा हो चुकी थी। दूसरे दिन फिर से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने सोचा कि होती है तबीयत खराब तो होती रहे, लेकिन मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगी। बाथरूम घर के आंगन में था। मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी। मैंने पहले आसपास अच्छे से देखा कि वहाँ कोई है तो नहीं। कोई भी नहीं था। बाहर का दरवाजा भी बंद था। मैं बाथरूम में चली गई और नहाना शुरू किया। लेकिन आज तो हद हो गई। आज मैंने केवल परछाई नहीं देखी, बल्कि उसके कदमों की आवाज भी सुनी। मैं बहुत डर गई थी। मैंने तुरंत ही बाथरूम की लाइट ऑफ कर दी, ताकि बाहर जो कोई भी खड़ा हो वह मुझे ना देख सके। मैंने चिल्ला चिल्ला कर अपने बेटे को आवाज लगाना शुरू कर दिया। मेरा बेटा जब बाहर आया तो मैंने उससे कहा, मुझे लगता है कि घर में कोई है। वह नींद से जागा हुआ नहीं लग रहा था। लगता था वह पहले से ही जगा हुआ था। मैंने फिर से सारा घर देखा, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। तो उसने मुझे बताया और कहा, आप सारा दिन परेशान रहती हैं। क्या सोचती रहती हैं? किस बात की टेंशन है आपको? मैंने कहा कि मुझे वहम नहीं हो रहा है। बेटे ने कहा कि घर में कोई नहीं है। मेरा बेटा इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वह ये समझ रहा था कि मैं किसी टेंशन में हूँ, इसीलिए मुझे इस तरह के वहम हो रहे हैं। अगले दिन मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। बाथरूम के सामने कुछ मिट्टी फेंकी और उस मिट्टी के ऊपर पानी फेंक दिया, इसलिए कि कोई बाहर खड़ा हो तो उसके पैरों के निशान भी बन जाए। मैं रात को ठीक और नॉर्मल तरीके से चलती हुई बाथरूम में आ गई। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के चलने की आवाज आई। मैं नहा नहीं रही थी, बल्कि चुपचाप खड़ी थी। मैंने अचानक से दरवाजे की कुंडी खोल दी। जो भी शख्स खड़ा है वहां से भाग जाए, क्योंकि फिलहाल मुझे सिर्फ इतना जानना था कि यह मेरा वहम था या सच में बाहर कोई खड़ा था। मैं बाहर निकल कर आई। वहां पर कोई नहीं था। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने लाइट ऑन की और उस जगह देखा जहां मैंने मिट्टी फेंकी थी। यह देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर पैरों के निशान बने थे। इसका मतलब मुझे कोई वहम नहीं हो रहा था, बल्कि मेरे घर पर कोई था। यह सोचकर मेरा दिल घबराया जा रहा था कि कौन हो सकता है, कौन ये कर रहा था। मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। सुबह हुई तो मैंने उस जगह को गौर से देखा। मैंने कदमों के निशान देख लिए। पैर का साइज वही लग रहा था जो शायद मेरे बेटे का होगा, यानी कोई मेरे बेटे की उम्र का ही था। परेशान तो बहुत थी, लेकिन क्या कर सकती थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोच लिया कि मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगी। लेकिन कब तक नहीं जाती? यह मेरा घर था। क्या मैं अपने घर में ही डर रही थी? और अगर वह शख्स मेरे घर में आ जाता था तो वह कुछ भी कर सकता था। मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकता था। यूं तो मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुझसे घर के काम नहीं होते थे, क्योंकि मैं बहुत कमजोर थी। इसलिए मैंने एक नौकरानी रखी हुई थी, जो हर दूसरे दिन आकर घर का काम कर दिया करती थी। घर में हम दो लोग ही थे, इसलिए ज्यादा गंदगी भी नहीं होती थी, और खाना वगैरह तो मैं खुद ही बना लिया करती थी। एक दिन नौकरानी कमरे में पोछा वगैरह लगा रही थी तो मेरे बेटे ने आकर मिट्टी वाले पाँव जमीन पर रख दिए। उसने कहा कि छोटे साहब, अभी तो मैंने सफाई की थी। मेरे बेटे ने हंसकर कहा, अच्छा जा रहा हूँ, और वह वहां से गुजर गया। जब वह जूते के निशान साफ कर रही थी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे रोक दिया। मैंने उससे कहा कि इसको साफ मत करो, और गौर से देखने लगी, क्योंकि वहां पैरों के निशान तो वैसे ही निशान लग रहे थे जैसे बाथरूम के बाहर मिट्टी पर बने हुए थे।
यानी कि यह उसी निशानी का प्रिंट था, वही प्रिंट जो उस मिट्टी पर बना हुआ था। क्या यह इत्तेफाक था कि मेरे घर आने वाले चोर और मेरे बेटे ने बिल्कुल एक जैसे जूते पहने थे, या फिर वह मेरा बेटा था? मेरा सर अचानक से चकराने लगा। नौकरानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बैठाया और मेरे बेटे को आवाज दी कि जल्दी आए, आपकी माँ को कुछ हो रहा है। मेरा बेटा भागा भागा आया, मुझे पास ही एक क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत कमजोर हैं, आप किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहें, दिमाग पर दबाव नहीं डालें। वहां से वापस आते हुए कुछ अजीब हुआ। जब हम रिक्शे में बैठने लगे तो मैंने एक औरत को देखा। उसने काला चादर लपेटा हुआ था और वह एक खंबे की आड़ से मुझे देख रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसको जानती हूँ, जैसे वह कोई मेरी लगती है। लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। फिर ऐसे कैसे हो सकता था? मेरे बेटे ने मुझे देख लिया और कहा, घर चले, आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम की सख्त जरूरत है। मेरा बेटा मेरी कितनी फिक्र कर रहा था, इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता था? उसे इस तरह की हरकत करके क्या मिलना था? वही तो मेरा एक इकलौता रिश्ता था। मेरा बेटा, मेरा मान, मेरा सब कुछ तो वही था। पर जब सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखा तो फिर गलती की गुंजाइश कहाँ थी? समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह बात भी तो मैंने नोट की थी कि घर का दरवाजा बंद था, तो फिर कोई अंदर कैसे आ सकता था? और जब भी आधी रात को मैंने अपने बेटे को जगाया कि घर में कोई है, तो मेरा बेटा सो नहीं रहा होता था, बल्कि जाग रहा होता था। और फिर उस मिट्टी पर बिल्कुल वैसे ही जूतों के निशान कैसे आ सकते थे, जैसा जूता मेरा बेटा पहनता था? दिल मानता तो नहीं था, पर दिमाग बार बार इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे कुछ भी करके इस शख्स को रंगे हाथों पकड़ना था कि वह कौन है। अब मुझे एक प्लान की जरूरत थी और मुझे प्लान के तहत ही चलना था। मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया। अपने बेटे से बातों बातों में पूछा कि तुम रात भर जागते क्यों रहते हो? उसने कहा, मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा कि आज तुम्हारा कोई काम नहीं है ना? तो उसने कहा, आज कोई काम नहीं है, आज मैं सो जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मैंने थोड़ी देर बाद जाकर देखा, मेरा बेटा सुकून से सो रहा था। मैं जल्दी जल्दी बाथरूम तक गई और ये ऐसे ही इशारा दिया कि जैसे मैं बाथरूम के अंदर चली गई हूँ। बाथरूम का दरवाजा पर जूते के निशान भी मेरे बेटे जैसे ही थे। इसका मतलब कि वह मेरा बेटा ही था। उसके हाथ में फोन था और वह रोशनदान तक अपना हाथ ऊंचा करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। वह अपने काम में बहुत मगन था। वैसे ही जब इंसान फोन में लगा होता है तो दुनिया के बारे में भूल ही जाता है। मैं फौरन उसकी तरफ बढ़ी और तुरंत उसे डंडे से मारा। वह शख्स वहीं गिर गया। मैंने फौरन चिल्लाया और फिर मैंने देखा कि मेरा बेटा अपने कमरे से भागकर आया और आते ही पूछने लगा, क्या हुआ क्या हुआ? मैं बता नहीं पाई कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा बेटा समझ गया कि मेरी माँ ने किसी चोर को पकड़ लिया है जो घर में चोरी करने आया था। मेरे बेटे ने मेरे हाथ में डंडा पकड़ा और इस चोर को कॉलर से पकड़ लिया और उसे घसीटा और बरामदे तक ले आया। लेकिन जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वह कोई मर्द नहीं, वह एक औरत थी। और कौन थी? मैं अच्छी तरह जानती थी। वह मेरी बड़ी बहन थी, जो मेरे ही बेटे जैसे कपड़े पहनकर, उसी के जूते पहनकर मेरे घर में घुसी थी और मेरी गलत वीडियो बनाना चाहती थी। लेकिन मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी? मैं अपनी बहन को इतने साल बाद देखकर भी कभी उदास न होती। मेरे दिल में जितने भी शिकवे थे, मैं इसे माफ कर देती। लेकिन इस तरह देखकर मेरा दिल बुरी तरह तड़प उठा था। मैंने सालों बाद अपनी बड़ी बहन को देखा था, उस बहन को जिसने मैंने हमेशा से ही बहुत प्यार किया था। बचपन में इसके साथ खेला करती थी, अपने दिल की बातें किया करती थी। आज इसको एक गंदी हरकत करते हुए मैंने रंगे हाथों पकड़ा था। वह यह सब कुछ क्यों करना चाहती थी? मेरा बेटा इसको नहीं जानता था। इससे पहले कि मेरा बेटा इस पर हाथ उठा देता, मैंने अपने बेटे को रोका और कहा कि यह तुम्हारी मासी है। वह हैरान रह गया।
जिस औरत को उस दिन मैंने काली चादर में देखा, शायद वह मेरी बहन ही थी, जो उस दिन भी मुझ पर नजर रख रही थी। इसकी हालत बहुत बुरी थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी, हालांकि वह मुझसे 5 साल बड़ी थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मैंने ऐसे पूछा जैसे जो कुछ उसने किया उसके लिए मैंने पहले ही उसे माफ कर दिया हो, लेकिन वह ऐसे बोली जैसे मुझे खा जाएगी। वह कहने लगी, बस बस बड़ी आई, मेरे हाल की फिक्र करने वाली। माँ पापा की नज़रों में अच्छा बनने के लिए मेरी जगह पर बैठ गई। मेरे होने वाले पति से शादी कर ली, उसका घर भी ले लिया और माँ बाप की सारी जायदाद भी अपने नाम करवा ली। मेरा होने वाला पति पहले से ही तुम पर मिटा था, यह तो मुझे पहले ही पता था। तभी तो तुम्हारे लिए वह दीवाना हो गया। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम अकेले ही सब कुछ खाना चाहती हो। मुझे तो दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया तुमने। अगर मैं तुमसे यह सब कुछ मांगती तो तुम मुझे कभी भी यह सब ना देती। पापा ने तो पहले ही मुझे मेरे हिस्से से निकाल दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगी। पर यह करती तो कैसे करती? तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं था, लेकिन इज्जत तो थी। 16 साल के बेटे की माँ बन गई तो क्या हुआ? अभी भी तुम जवान और अच्छी हो। तुम्हारी कोई वीडियो बनाकर और फिर तुम्हें ब्लैकमेल करके मुझे तुम्हें जलील करना था। मैं आराम से बैठने वाली नहीं हूँ। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मेरी बहन पागलों की तरह बोल रही थी। वह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कभी बात करती तो कभी हंसती और कभी जोर जोर से रोना शुरू कर देती। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन वह मेरी कोई बात नहीं समझ रही थी। उसने चीखना शुरू कर दिया, अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करने लगी। वह नॉर्मल नहीं थी, वह बेहोश हो गई। हमने उसे कमरे में रखा और उसकी हालत बहुत बुरी थी। ऐसा लगता था कि वह कई दिनों से नहाई नहीं थी और ना ही उसने ढंग से कपड़े पहन रखे थे। शायद इसीलिए उसने मेरे बेटे के जूते और कपड़े पहने थे, क्योंकि शायद उसके पास जूते नहीं होंगे। वह सुबह उठी तब भी हमारे काबू में नहीं आ रही थी, ना खाना खा रही थी और वह तो मुझ पर हाथ भी उठाने लगी थी। हम उसको डॉक्टर के पास ले गए। वहां जाकर बहुत सी बातें पता चली। उसके पास जो फोन था वह भी एक चोरी का था। मेरी बहन दिमागी मरीज बन चुकी थी। वह अपने बारे में कुछ अजीबोगरीब बातें बता रही थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके फोन में किसी औरत का नंबर था जिसको हमने कॉल की। हमने उसको बुलाया। वह हमसे मिलने आ रही थी क्योंकि वह भी मेरी बहन को ढूंढ रही थी। वह मेरी बहन के पति की बहन थी। वह लड़की मिलने हमारे घर आ गई और हम बहन को भी वापस घर ले आए। उसने बताया, ये लड़की हमारे खानदान में भाग कर आई थी, इसलिए सबने इसको बहुत बातें सुनाई थी। सास ने इसको बहुत तंग किया था। भगवान ने इसको बेटी दिया, लेकिन इसकी बेटी 2 हफ्ते के बाद ही इस दुनिया से छोड़कर चली गई। उसके बाद इसकी हालत ऐसी हो गई। इसके पति ने दूसरी शादी कर ली। घर में पड़ी रहती थी। इसको कोई पूछता नहीं था। मैं ही इसका ख्याल रखती थी, क्योंकि इसको बहुत गुस्सा आता था। इसी तरह साल गुजर गए। अपनी जिंदगी उसने ऐसे ही गुजारी है। अब पागल हो गई है और हमारे घर से भाग गई। कभी मेरे घर आ जाती थी और कभी कभी ऐसे गायब हो जाती थी कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि कहाँ गई है। इसकी हालत बहुत बुरी है। इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। यह बहुत शर्मिंदा थी। इसको यह भी नहीं पता कि इसके माँ बाप इस दुनिया से कब गए। मुझे अपनी बहन पर बहुत तरस आया। उसने जो कुछ भी किया था उसे उसकी सजा मिल चुकी थी। मैंने अपनी बहन का इलाज करवाना शुरू कर दिया। उसे ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें उसे लगता था कि सब उसके दुश्मन हैं और वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन मुझे समझती थी। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वह ठीक हो सकती है, इसका इलाज करवाएं। मैंने उस पर बहुत मेहनत की, उसको प्यार दिया और धीरे धीरे वह एक नॉर्मल इंसान बन गई। उसने मुझसे माफी मांगी, मुझे अपने सारे दुख बताए। अब मैं और मेरी बहन एक साथ रहते हैं। मुझे मेरी बहन वापस मिल गई, इसलिए मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि वह मेरे खानदान का ही हिस्सा है। उसने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की थी,
इसलिए उसको उसकी सजा भी मिल गई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले।